हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं कुछ हिमालय की चोटियां। जो इसके पहले क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ इम्पोर्टेंट चोटियों के बारे में हम लोग देखे थे। इम्पोर्टेंट चोटियां जैसे कि ये सभी हम लोग पढ़े थे: राकापोशी, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ये सभी इसके बारे में सभी लोग पढ़े थे। और कुछ उसके हिमालय के सिद्धांत भी देखे थे। हिमालय के उत्पत्ति के सिद्धांत देखे थे। उसमें से क्लासिकल सिद्धांत तो हम लोग देख ही चुके थे इससे बहुत पहली वाली क्लास में। और उसकी पिछली वाली क्लास में हम लोग देखे थे भारत का मतलब इसका आधुनिक सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। और इसके संबंध में हम लोग देखे थे भूगर्भ शास्त्र से कुछ इस प्रकार के पर्वतों के निर्माण। जैसे कि पर्वतों के निर्माण में क्या था, एक हमारा था, एक था वलित पर्वत और एक था भ्रंशोत पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत और वलित पर्वत के बारे में पढ़े थे, इनका निर्माण कैसे होता है ये भी हम लोग पढ़े थे। तो आज हम उसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आगे कंटिन्यू करते करते ही साथ में उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज कुछ पर्वत चोटियां। और सबसे बड़ी पर्वत चोटियां कौन सी हैं, इनका नंबर भी पूछा जाता है। 5वें नंबर की सबसे बड़ी चोटी, 2वें नंबर की सबसे बड़ी चोटी। तो कभी कभी नेपाल हिमालय में पूछ लिया जाता है कि उनको उत्तर से सॉरी कैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए। या फिर पूछ लेते हैं इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यही सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में आप समझेंगे और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे हम लोग जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो देख रहे थे, उसी सिद्धांत को आगे हमें कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि इसमें हम सब इसे बहुत पहले बता चुके हैं, बहुत पहली क्लास में ही बता चुके हैं। जो हिमालय का जो हिमालय जो है, हिमालय के आकार जो है वो कैसा आकार, वो संरेखीय है। हिमालय कैसा, संरेखीय, एक ही रेखा में सब बना हुआ है। और उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार है चापाकार। कैसा है? चापाकार। तो चापाकार में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये वाले जो है ये चापाकार में से हम बना इसमें बना हुआ है। और इसमें कुछ चोटियां दे रखी है, उनका नाम भी दे रखा है ABCD। यहाँ पर बड़ा ABCD दे रखा है। और ये भूटान, ये नेपाल, ये उत्तराखंड और ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल में, और फिर जम्मू कश्मीर ये सब आ जाता है। मतलब यहाँ से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूरा पूर्व तक हम लोग देखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग एक एक शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोग देखे थे, ये नंगा पर्वत। क्या देखे थे? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बारे में देखे थे। नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत को हम लोग क्या मानते हैं, नंगा पर्वत को माना जाता है अक्षसंघीय मोड़, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंथेटिकल बैंड। क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल बैंड। तो जो ये सिंथेटिकल बैंड या अक्षसंघीय मोड़ पर जो पूर्व पश्चिम में जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? उसके पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है उसका? नंगा पर्वत। क्लियर? और ये जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? काराकोरम, जिसे हम लोग K2 काराकोरम, सॉरी काराकोरम नहीं है, काराकोरम श्रेणी की K2, जिसका नाम क्या है? गाडविन आस्टिन। गाडविन आस्टिन, इसका नाम है गाडविन आस्टिन। K2 सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में कुछ प्रमुख चोटियां। जैसे कि उत्तराखंड में हम लोग नंबर ABCD। तो नंबर ए जो है पहला जो है क्या है? बद्रीनाथ। फिर नंबर बी क्या है? केदारनाथ। सी क्या है? कामेट पर्वत। और डी क्या है? नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 7817 मीटर। कितनी? 7817 मीटर। तो वाकई में जो हमारे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई है, क्या है? औसत ऊंचाई। तो औसत ऊंचाई उसकी कितनी है? औसत ऊंचाई मानी गई है लगभग 6000 मीटर। 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। अगर औसत ऊंचाई इतनी है तो उसकी चोटियां कितनी ऊंची ऊंची होंगी? सोच सकते हैं ना, बहुत ही ऊंची हैं। तो सबसे ऊंचा जो आज का नवीन पर्वत अगर देखें, नवीन पर्वतों में अगर देखा जाए, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा हिमालय। कौन सा है सबसे ऊंचा? हिमालय। और ऐसे हम अगर देखते हैं उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, तो उनकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है, तो लगभग उनकी 6000 कुछ ऊंचाई है। लगभग लगभग मान सकते हैं 6,500 7,000। सबसे ज्यादा 7,000 मीटर की ऊंची चोटी होगी कोई, लगभग में। इससे कम ही है, इससे ज्यादा नहीं है, कम ही है 7,000 से।
जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं क्या, एटलस पर्वत, एटलस हो गया, एंडीज हो गया। एंडीज, एटलस पर्वत जो है अफ्रीका में पाया जाता है। एंडीज पर्वत हो गया और राकीज पर्वत हो गए। इनमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं ये लगभग 6000 ही हैं। 6000 से 6200 6300 मीटर, इतनी इतनी ऊंची, इससे ऊंची नहीं है। तो यहाँ की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है? 6000 मीटर है। उससे तो बहुत ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पे। तो इसीलिए तो इसे पार करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। पैदल चलकर तो पार ही नहीं कर सकते इसे, क्योंकि हमेशा तो यहाँ बर्फ ढकी रहती है। हमेशा बर्फ ढकी रहती है, तो बर्फ ऐसे तो इतना जल्दी तो पार नहीं हो सकता। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेपाल हिमालय में कुछ चोटियां हैं जो प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि ए बी सी डी। तो ए बी सी डी को हम लोग क्रम से देखते हैं। तो जो ए है नेपाल हिमालय का, जिसका नाम है नंबर ए, जो ए है, ए नंबर पर क्या है? धौलागिरी। क्या नाम है इसका? धौलागिरी। 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 तो धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8167 मीटर। कितनी है धौलागिरी की? 8167 मीटर या 8172, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है। 8172 मीटर भी हमें मिलता है कहीं कहीं। और अगला है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा नंबर बी क्या है? अन्नपूर्णा। तो नंबर ए धौलागिरी, नंबर बी अन्नपूर्णा। जो अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ऊंचाई है वो 8091 मीटर, पूर्णा की ऊंचाई। और नंबर सी जो है, नंबर सी क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं मनसालू। क्या बोलते हैं इसे? मनसालू। तो मनसालू की जो ऊंचाई है वो है 8163 मीटर। कितने? 8163 मीटर। फिर आ जाता है हमारा सागर माथा, जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी का मतलब सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम लोग दूसरा नाम है सागर माथा के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सागर माथा। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हम लोग भारत में इसे क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। भारत के सभी लोग, सभी देशों में इसे क्या बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। अब नई अपडेट आई है तो उसमें क्या, कितना पाया गया है? 8850 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। तो इसीलिए तो इसे नवीन बोला गया। इसीलिए क्या बोला गया? इसे नवीन बोला गया। अभी भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो अब इसमें क्या है? अब इसे, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहा जाता है। तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8850 मीटर। केटू जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ट्रांस हिमालय की चोटी है ये, ट्रांस हिमालय की, इसकी जो ऊंचाई 8611 मीटर है। ये नंबर देखो, सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट। फिर सेकंड जो हाईएस्ट है वो क्या है? ट्रांस हिमालय का केटू। केटू जिसे हम लोग गार्डियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। जो थर्ड है वो क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, उसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8598 मीटर। फोर्थ नंबर पे आ जाता है मकालू। मकालू भी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8481 मीटर। कितनी? 8481 मीटर। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? माउंट एवरेस्ट, ये भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। और केटू जो है वो भारत की हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये कहाँ है? ये पीओके में है। कहाँ है? पीओके में। जो पीओके आज हमारा भारत का हिस्सा नहीं है। नंबर तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। वो कहाँ है? सिक्किम में। और उसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 8598 मीटर। कितनी? 8598 मीटर। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। समझ में आया? मकालू वो भी कहाँ है? नेपाल में, वो तीसरी ऊंची चोटी। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं मकालू की ऊंचाई ये है। क्लियर है? समझ में आया ये? और ये कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में, भूटान में नहीं। तो यहाँ पर एक मोड़ आता है। यहाँ पर एक क्या है? मोड़ आता है, जिसे हम लोग सिंथेटिक मोड़ बोलते हैं। सिंथेटिकल मोड़, या हम लोग बोलते हैं अचसंगी मोड़। तो अचसंगी मोड़, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है हमारा नंगा पर्वत, और पूर्व में क्या है? पूर्व में जो है अचसंगी मोड़, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? वो नामचा बरवा पर्वत। पर्वत है नामचा बरवा। तो इतना समझ में आया होगा। इसके बारे में हम कुछ चीजें पिछली क्लास में भी बता दिए थे, और आज ये कुछ रह गया था, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो क्लियर है ये सब? समझ में आया? ओके। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग जो जहां से छोड़े थे इसे,
कहाँ से छोड़े थे? तो आधुनिक सिद्धांत मतलब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को छोड़े थे, उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ये संपीड़न, सामान्य भ्रंश वगैरह हम लोग, और भ्रंश, रिवर्स फोल्डिंग भी समझ में आई थी, रिवर्स फोल्डिंग भी बताए थे, ये भी समझ में आया था। हम लोग आगे क्लास आगे चालू करते हैं इसके। तो उस दिन पहले वाली क्लास में क्या बताया गया था? देखो, उसके पहले भी क्लास में हम यही बताया गया था कि जैसे कि श्रीमान कोबर ने क्या बताया था? श्रीमान कोबर ने बताया था कि भारत में जो मतलब जो हिमालय का निर्माण हुआ, कैसे हुआ? तो अवसादी सेलों से, अवसादी सेल जो भी थे, मतलब जो तैतीस सागर का जो निक्षेप था, वो क्या हुआ, एकदम से पिचक गया, एकदम से पिचका। तब जब पिचका, तब वो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो वो था। अब हम लोग प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि भारत की जो प्लेट थी, वो गोंडवाना से विभाजित होकर धीरे धीरे कितने वर्षों में यूरेशिया की प्लेट तक पहुंची, और कैसे कैसे जब यूरेशिया की प्लेट के पास में पहुंची, तो वहां पर कैसे हिमालय का धीरे धीरे निर्माण हुआ। तो पहले कौन सा हिमालय बना, फिर उसके बारे में आगे में देखेंगे कौन कौन सी चीजें। क्लियर है? कुछ उसके आप बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, जब जब भारत की प्रायद्वीप की, जब भारत की जो प्लेट है, जब प्लेट वो गोंडवाना से विभाजित होकर किधर चलने लगी, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कब शुरू हुई थी? 70 मिलियन वर्ष पहले, लगभग माना गया 70 मिलियन वर्ष पहले धीरे धीरे शुरू हुई, जब आगे बढ़ने लगी, जब बढ़ती रही आगे धीरे धीरे, जब बढ़ती रही, तो जब बढ़ती गई आगे धीरे धीरे, तो देखो, तब जैसे कि ये यूरेशिया की प्लेट है और ये भारतीय प्लेट, ये भारत की प्लेट है। क्या है? हमारे भारत की प्लेट। और ये कहाँ है? ये यूरेशिया की प्लेट। यूरेशिया और भारत की प्लेट के बीच में कौन सा सागर था? तेथीस सागर था। सामान्य सी बात है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा सागर था, तेथीस सागर। जब ये धीरे धीरे प्लेट आगे बढ़ती रही, किस किस दिशा में? उत्तर दिशा में। कहाँ बढ़ती रही? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में बढ़ती रही। तो 50 मिलियन वर्ष पहले इसने इक्वेटर को पार किया। इसे पार किया, इक्वेटर लाइन को। तो इक्वेटर जो लाइन है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसको पार किया। कब पार किया? 50 मिलियन वर्ष पहले। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ती रही, जब बढ़ती रही आगे, तो इसका निर्माण अब जैसे देखते हैं हम लोग आगे, जैसे धीरे धीरे देखो, जैसे कि अब जब यहाँ तक प्लेट आ चुकी है, यहाँ तक जब प्लेट, भारत की प्लेट आ चुकी है, तो ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ भारत की प्लेट बढ़ी। भारत की प्लेट बढ़ रही थी, तो यूरेशिया की भी प्लेट हल्की हल्की बढ़ी, लेकिन वो जितना भारत की प्लेट बढ़ी उतनी नहीं बढ़ी, बहुत ही हल्की बढ़ी। और भारत की प्लेट तेजी से बढ़ रही थी। अब इसे भी कई वर्ष लगे थे धीरे धीरे आने में। तो देखो, इसके बीच में कौन सा सागर था? जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, हमारी यूरेशिया की प्लेट है। ये क्या है? यूरेशिया की प्लेट है। और ये भारत की प्लेट है, ये भारत की प्लेट है। तो इसके बीच में क्या था? इसके बीच में था तेथीस सागर। तेथीस सागर में कुछ नदियां भारतीय प्रायद्वीप से बहती हुई आ रही थी, कुछ नदियां यहाँ से भी बहती हो रही थी। वो क्या कर रही थी? निक्षेप अपने छोड़ रही थी। तो निक्षेप थे, वो तली में जाकर बैठे थे। वो कहाँ थे? वो तली में जाकर बैठे थे। और ये क्या था? एक सागरी, ये क्या था? एक सागर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तेथीस सागर। तेथीस सागर, तेथीस सागर था। तो देखो, जो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है, वो काहे से बनी होती है? वो बनी होती है ग्रेनाइट की होती है। और घनत्व इसमें क्या होता है? घनत्व कम होता है। घनत्व घनत्व क्या होता है इसमें? कम होता है। घनत्व कम होता है और मोटी होती है। घनत्व कम होता है, मोटी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेनाइट की। और जो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय जो प्लेट होती है, वो पतली होती है और मजबूत होती है। वो काहे की बनी होती है? वो बेसाल्ट की बनी, काहे की बनी होती है? वो बेसाल्ट की, और मजबूत होती है, काफी काफी मजबूत होती है। हालांकि पतली होती है, देखने में भी पतली, लेकिन लेकिन मजबूत होती है। तो देखो, तेथीस सागर जो था, क्या हमारी भारतीय प्लेट सागर में तैर रही थी? नहीं, सागर में तो नहीं तैर रही थी। लेकिन सागर जो था, वो भारतीय प्लेट के ऊपर था। जैसे कि जो जो हमें दिखता है, वो ऐसा होता नहीं है। जैसे कि जो भारत की प्लेट हमें ऊपर जितना दिखाई दे रही थी, उससे ज्यादा उसके प्लेट की जो वो प्लेट समुद्र के अंदर थी। और उसके ऊपर क्या था? सागर। जब ये प्लेट आपस में धीरे धीरे पास जब आई, जब पास आई, तो भारतीय प्लेट क्या हुई? मुड़कर, देखो, दो ठोस प्लेटें जब आपस में टकराएंगी,
जब दो ठोस प्लेटें आपस में टकराएंगी तो एक ना एक प्लेट जो भारी होगी वो नीचे दब जाएगी, जो थोड़ा हल्की होगी वो ऊपर ही रहेगी। जो भारी प्लेट थी वो नीचे चलेगी। जो इंडियन प्लेट है वो कौन सी? ये भारत की प्लेट है, भारत की प्लेट, और ये यूरेशिया की प्लेट, यूरेशिया की प्लेट, और वो भारत की प्लेट। तो भारत की प्लेट जब नीचे गई, तो नीचे क्या है? भारत की प्लेट पिघलना शुरू हुई। जब पिघलना शुरू हुई तो क्या बनी? लावा बनी। और जब लावा बनी तो ये ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। फिर धीरे धीरे जब और पास आई, तो प्लेट अब कहाँ पर आ गई? ये पास में आ गई, पास में आ गए। अब जहां पर इसके निक्षेप नीचे तली में बैठे थे, अब वो निक्षेप थोड़ा थोड़ा सा उठने लगे, थोड़ा थोड़ा जब ऊपर उठ गए। कोई बता सकता है ये निक्षेप ऊपर क्यों उठे? क्यों? संपीडन। क्यों उठे? संपीडन हुआ इनके बीच में। क्या हुआ? संपीडन। तनाव बल बहुत अधिक हुआ, तनाव बल अधिक लग रहा है, तो अभी इसीलिए निक्षेप क्या हुए? ऊपर उठने लगे। अब यहाँ पर जब आगे और पास में आई भारतीय प्लेट, जब और पास में आई तो अब इतना पास में आ गई, जैसे कि यहाँ पर ये हमारी भारतीय प्लेट है और ये यूरेशिया की प्लेट, तो और पास में आई। और पास में आई तो यहाँ पर उद्गार होते ही ज्वालामुखी का उद्गार भी हुआ। ये पिघली प्लेट ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और निक्षेप यहाँ तक फैले, निक्षेप ऊपर तक आ गए। निक्षेप जब ऊपर पास में आ गए तो जो हमारा तैथिस सागर था वो क्या हुआ? सिमटने लगा। तैथिस सागर कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। फिर अब ये प्रक्रिया कितने काफी सालों में चलती रही धीरे धीरे। फिर यूरेशिया की प्लेट और भारत की प्लेट जब आपस में पास में आई, बहुत ही पास में आ गई, जब टकराई आकर, तो ये जो निक्षेप हुआ, ये निक्षेप जब हुआ ये पिचक गया। जब निक्षेप पिचक गया फिर क्या बना? पर्वत बन गया। ये पर्वत जब निक्षेप पिचकेगा तो ऊपर ही उठेगा। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो क्या हुआ? ऊपर उठा। जब ऊपर उठा तो क्या बन गया? पर्वत बन गया। तो जिससे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। समझ में आया? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? देखो, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में पाया जाने वाला है। जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय के सबसे उत्तर में पाया जाता है। और हिमालय श्रृंखलाओं में सबसे पहले बनने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? कौन सा हिमालय? हिमालय श्रृंखलाओं में सबसे पहला जो हिमालय बना वो कौन सा हिमालय था? वो ट्रांस हिमालय। और ये इसमें क्या क्या पाया जाता है? देखो, क्या इसमें सागरीय अवसाद पाए जाएंगे? क्योंकि सागर के निक्षेप से बना हुआ तो सागरीय अवसाद भी पाए जाएंगे। क्या ज्वालामुखी अवसाद पाए, ज्वालामुखी सेल पाए जाएंगे? ज्वालामुखी सेल भी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी, तो उसके भी निक्षेप तो ऊपर ही जाएंगे, तो ज्वालामुखी भी अवसाद सेल इसमें मिलते हैं। यहाँ यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय क्या है? शुष्क है और कम वर्षा का भी क्षेत्र है। ये शुष्क अधिक है और कम वर्षा के बीच, मतलब यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। समझ में? अब यहाँ की चार श्रेणियां, ट्रांस हिमालय की चार श्रेणियां, जैसे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर और कैलाश। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी? आस्टिन, गाडविन आस्टिन जिसे हम लोग बोलते हैं, गाडविन आस्टिन, जिसे बोलते हैं केटू, छोटी भारत की। और इसे इसे ही काराकोरम को ही क्या बोला जाता है? एशिया की रीढ़ बोला जाता है, एशिया की रीढ़। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? राकापोसी। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? राकापोसी। और जास्कर, तो इसकी सबसे, तो कौन कौन से, कितनी श्रेणियां? चार श्रेणियां हैं। तो ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां? चार। ट्रांस हिमालय अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ट्रांस हिमालय अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो, फ्रांस हिमालय में ये सबसे पहले हमारी आती है काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। ये सभी श्रेणियां हम यहाँ पे आती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां? चार श्रेणियां। चारों श्रेणियां पता है कौन कौन सी? और उसमें जो सबसे ऊंची चोटी जो है इस श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी की है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की। कौन सी है? तो गाडविन आस्टिन, जिसे हम लोग एशिया की रीढ़ भी बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, हिमालय हिमनद,
तो हिमालयी हिमनद क्या मतलब क्या है, जो हिमालय में जो कुछ ग्लेशियर है वो कहाँ पर, ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर देखेंगे। जैसे कि मतलब जो हिमालय के जो हिमनद हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एशिया जल टावर्स। क्या बोला जाता है, एशिया जल टावर्स कहा जाता है। इनको एशिया जल टावर्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हिमनद ही इतने हैं। अब जैसे कि इसमें से कौन कौन से हिमनद हैं, जैसे कि हमारा सियाचिन है, इस पर है बाल्टेरो है, बतूरा है और बियाफो। ये हिमनद कुछ इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा हिमनद है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद जिसे हम लोग बोलते हैं फेडचेको, ये कहाँ है, पामीर में। फेडचेको कहाँ है, ये पामीर में है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद। देखो हिमालयी हिमालयी श्रेणी, तो हिमालयी श्रेणी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति के उपरांत, मतलब ट्रांस हिमालय उत्पत्ति के बाद में भारत एवं यूरेशिया की महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराई। दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होने के कारण कोई भी प्लेट नीचे की ओर क्षैपित नहीं हुई। तनाव के बढ़ने पर भारतीय प्लेट में विपरीत भ्रंशन होने के कारण तैतीस हिमालय के दक्षिण में दो और समानांतर श्रेणियों का जन्म हुआ, जिन्हें हम लोग बोलते हैं महान या बृहद हिमालय, दूसरी बोलते हैं मध्य या लघु हिमालय। तो देखते हैं इनका क्या हुआ। देखो अब जब ट्रांस हिमालय जब हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांस हिमालय जब बन गया, तो इनकी आप जो प्लेटें हैं भारत की वो आपस में टकराती रही, धीरे धीरे आपस में टकराई। जब आगे आपस में टकराई, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, दोनों दोनों प्लेटें कैसे हैं, महाद्वीपीय, दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं। अब जो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं तो कोई भी प्लेट छेपित नहीं हो पाई, नीचे छेपित नहीं हो पाई। अगर नीचे छेपित हो जाती तो ज्वालामुखी मतलब प्लेट क्या होती है, लावा बन गल के लावा बन जाती है, फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता। लेकिन दोनों प्लेटें नहीं गल पाई। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ पर क्या था, तनाव बल अधिक लग रहा था, तनाव बल अधिक लग रहा था। तो ये जो हमारा है ये कौन सा है, ये हमारा है ट्रांस हिमालय। ये क्या है, ट्रांस हिमालय। तो देखो जब इन पर तनाव बल बहुत अधिक है, तो विपरीत भ्रंशन के बारे में तो हमने बताया था, जब तनाव बल बहुत अधिक है तो यहां से क्या हुआ, विपरीत भ्रंशन। क्या हुआ, विपरीत भ्रंशन। तो यहाँ का जो पार्ट है वो उठकर ऊपर निकल गया, विपरीत भ्रंशन में ऊपर निकल गया और ये सबसे बड़ी चोटी बन गई, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाद्री। सबसे ऊंचा जो पर्वत बन गया, ऊंचा हिमालय सबसे ऊंचा बोला, लोग बोलते हैं हिमालय, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। फिर इसी प्रकार से ये रुका नहीं तो आगे और भी ऐसे बढ़ा। जब और भी ऐसे बढ़ा तो यहाँ पर भी क्रेक आया। जब यहाँ पर जब तनाव बल अधिक है, जो क्रेक आया, तो क्रेक आकर क्या हुआ, रिवर्स फोल्डिंग हुआ। क्यों, कि दोनों प्लेटें छेपित नहीं हो रही, कोई भी प्लेट, दोनों प्लेटें सेम है, तनाव बल दोनों में सेम लग रहा है, तो ये भी छेपित हो गई। अब ये छेपित कहाँ हो गई, ऊपर की तरफ। तो ये भी एक बहुत ऊंची चोटी बन गई, जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ऊंचा हिमालय बन गया, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमांचल या मध्य। समझ में। अब देखो ऐसा ही नहीं है कि इधर ही सिर्फ हुआ, तो जब यूरेशिया की प्लेट जब टकराई तो इसमें भी मोड़ आया, इसमें भी क्या आया, मोड़ आया। तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ गई, जब ये कुछ इस प्रकार से मुड़ी, जब ये मुड़ी तो इस मुड़े हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार ऐसे बना, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये समझ में आया। तो अब देखते हैं ग्रेट, जिसे हम महान हिमालय, ग्रेट जिसे हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। देखो यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानें हैं, वहाँ की पुरानी चट्टानें हैं, किस काल की हैं, तो आर्कियन काल की चट्टान देखी गई है। आर्कियन काल की चट्टान में क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट भी है, नीस और शिस्ट भी पाया जाता है। नीस और शिस्ट कैसी चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। और अग्नेय चट्टानों में जो मिलता है, जो ग्रेनाइट है वो अग्नेय और अवसादी दोनों में, अब अग्नेय और अवसादी दोनों से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा क्यों, जैसे आर्कियन काल की चट्टानें, अब ये आर्कियन काल की चट्टानें जैसे यहाँ पर क्यों बताई गई, यहाँ पर आर्कियन काल की चट्टानें क्यों कहा गया, देखो जो ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय में ज्वालामुखी निक्षेप मिले, तेल मिले और अवसादी निक्षेप भी मिले, समुद्री निक्षेप भी मिले। समुद्री निक्षेप मिले क्यों, क्योंकि वो समुद्र, जब समुद्र से फॉल्ट, समुद्र का जो पिचक गया, तो उसके जो अवसादी जो सेल थे वो जब पिचके तब ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है, इसीलिए समुद्री निक्षेप मिलते हैं। लेकिन इसमें समुद्री निक्षेप, इन दोनों में समुद्री निक्षेप नहीं पाए गए। इनमें क्या पाए, इनमें पता चला कि आर्कियन काल की चट्टानें पाई गई हैं, आगे आर्कियन काल की। तो देखो ध्यान से, देखो फिर यहाँ से
जब ये यहाँ पर आया 30 मिलियन वर्ष पहले, जब ये भारतीय प्लेट यूरेशियस की प्लेट से जब टकराई, तो हिमालय, ट्रांस हिमालय का निर्माण तो हो गया था। ट्रांस हिमालय का जब निर्माण हो गया था, जब ये टकराई तो कुछ इस प्रकार से बढ़ी, फिर ये कुछ इस प्रकार से जब यहाँ जाके टकराई तो ये एक सिंथेटिक बैंड मिला हमें, जिसे हम लोग नामचा प्रभाव और यहाँ पर नंगा प्रभाव बोलते हैं। तो अब जब ये दोनों क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है, तब ये जो पार्ट है, ये जो प्रायद्वीपीय जो पठार का जो भारत की जो प्लेट है, जो प्रायद्वीपीय पठार जो, वो कैसा था, वो आर्यन काल की चट्टान है। कैसी है? आर्यन काल, बहुत ही पुरानी चट्टान। तो हम इसे बहुत पहली क्लास में कर चुके हैं, आर्किन काल की चट्टान। तो आर्किन काल की चट्टान जब इनमें रिवर्स फोल्डिंग जब होगी तो यही तो पर्वत मिलेंगे हमें, यही पर्वत तो बने हुए हैं अभी। समझ में आया? तो इनमें कौन सी चट्टानें पाई गई? तो ये आग्नेय चट्टानें और ये आर्किन काल की चट्टान मिली हमें, आर्किन, जिन्हें हम लोग नेस शिष्ट और ये कैसे रूपांतरित चट्टानें हैं, और ये ग्रेनाइट जो होती है आग्नेय और सादी शिलाओं वाली चट्टान भी मिली है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन से? हिमाद्री। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमाद्री, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अभी हमने बताया कि इससे अपडेट करके कुछ अपडेट आई है कुछ, तो 8850 देखी गई है यहाँ की ऊंचाई। और यहाँ की 14 चोटियां जो हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर से ज्यादा है। तो सबसे ऊंची श्रृंखला हमारी हिमाद्री ही है। और अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी तो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची है। तो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अगर कोई भी डाउट रह गया है तो क्लास को दोबारा देख लेंगे, पूरी तरह से समझ में आया जाएगा। अगर फिर भी कुछ रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या डाउट रह रहा है, उसका सॉल्व जरूर देगा आपको। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे का हम देखेंगे शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ, उसके आगे क्लास हम लोग और कुछ हिमनद भी देखेंगे यहाँ के, जो भी इम्पोर्टेंट है। और आगे क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब के लिए जय हिंद दोस्तों।